बिहार के बेगूसराय जिले में मंसूरपुर में सर की पैदाइश हुई थी। सर ने दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में बीए ऑनर्स किया है, पीएचडी की पढ़ाई की है और वहाँ वो गोल्ड मेडलिस्ट भी थे। सर दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं। उन्होंने एमफिल का अध्ययन नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन पर किया है। सर कहीं गलती हो तो प्लीज बताइएगा। और बाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी के संगठनात्मक और वैचारिक परिवर्तन पर अपनी पीएचडी का शोध प्रस्तुत किया था। राकेश सिन्हा जी भारत की संसद की ऊपरी सदन राज्यसभा के मेंबर हैं। वो वर्तमान में तिरुमला तिरुपति देवस्थान बोर्ड के मेंबर भी हैं। जी सर। और गृह मामलों के संसदीय समिति के सदस्य हैं और हम दोनों गृह विभाग के हैं सर, तो ये हमारे लिए कुछ खास है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक श्री के बी हेडगेवार की जीवनी सहित कई किताबें लिखी हैं और वे अक्सर राष्ट्रीय समाचार चैनलों पर बहुत अच्छा वाद विवाद की स्थिति आती है। सर ऐसा कई बार ही लगता है कि आप हम लोगों की मन की बात उस पटल पर रख रहे हैं और भारतीय संस्कृति के एक विचारक के रूप में सर की काफ़ी शोहरत है। और जब मैं सर का बायोडेटा बना रही थी तो एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग जो मुझे लगी सर, वो दैट वाज कि कल्चरल नेशनलिज्म पे आपकी ये महारत है और आप इस बारे में उसी पे आस्था रखते हैं, उसी आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, उसके बारे में बोलते हैं। सर की जो बुक्स लिखी है, टेररिज्म एंड इंडियन मीडिया, डिसेप्टिव इक्वालिटी, and the one which I'm reading currently is Swaraj in Ideas. Sir, it's a wonderful book. मैं आज फ्लाइट में भी पूरे टाइम वो वही पढ़ते आई और आप लोगों को प्लीज पढ़िएगा। एक अलग कंसेप्ट है, अलग लेवल की बात कहते हैं, दैट इज स्वराज इन आइडियाज। और मुझे लगता है सर आज उसी थ्रेड को आप आगे शायद उसके आगे पूरे होंगे। माननीय नंद कुमार जी और द्वय मिश्रा जी और जो लोग भी आज इस अनौपचारिक रूप से एक संवाद के लिए आए हैं। ऐसे मैं शुरू करने से पहले 8वीं शताब्दी में एक बौद्ध विद्वान थे, सन्यासी भी थे, शांति देव। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। पुस्तक लिखने से पहले उन्होंने 2 लाइन लिखा कि मैं कोई नई बात नहीं कहने जा रहा हूँ, ना ही नई बात कहने की मेरी क्षमता है, ना ही मेरी बातों से कोई बड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन जो भी कह रहा हूं मैं आत्मसंतुष्टि के लिए कह रहा हूं। तो वास्तव में वो कथन मुझे बहुत अच्छा लगा। माननीय नंद कुमार जी थे जब एक कार्यक्रम, अहमदाबाद के कार्यक्रम में मैंने इसका उल्लेख किया था, तब से मैं जहां भी जाता हूं मैं शांति देव जी को जरूर याद करता हूं। जो विषय, पहले तो मैं राही को बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक इनफॉर्मल रूप से जब कुछ बातें होती हैं तो परिवर्तन वहीं से शुरू होती है। यूरोप में खास करके देखें, जितने परिवर्तन हुए उन परिवर्तनों की जड़ में अनौपचारिक गैदरिंग ही थी। जो समाजवाद का जो पहला स्वरूप था, फेबियन समाजवाद, वह अनौपचारिक रूप से ही लोग क्लब में बनाए थे। भारत में भी आप देखे होंगे, हालांकि नव उदारवाद के आने के कारण वो स्पेस श्रिंक कर रहा है। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र था, बाद में शिक्षक भी बना, तो हम चाय की दुकान पे जाते थे। अमेरिका, रशिया, फ्रांस सबके बारे में बातें करते थे, लेकिन 3 लोगों के लिए 2/3 चाय बोलते थे। यानी 10 रुपये में हम अपनी बौद्धिक विमर्श की क्षमता रखते थे। नव उदारवाद की जो सबसे बड़ी क्षति है, कोलोनाइजेशन के बाद सबसे खतरनाक स्थिति जो दुनिया में आई है, ये नव उदारवाद है। Is the most dangerous and detrimental to the human civilization. ये ह्यूमन माइंड के स्पेस को और ह्यूमन बॉडी के स्पेस को श्रिंक करा रहा है। आज आप देखेंगे कि जितने ट्रेडिशनल स्पेस थे, जहां लोग गांव तक तो अभी नहीं पहुंचा ना उदारवाद, बड़े शहरों में पहुंचते थे, वहां निरुलाज और बड़े बड़े सीसीडी आ गए, जहां 5 लोग जब बात करने जाएंगे तो उनके पॉकेट में एक औसत 1000 रुपीज होना चाहिए। इसलिए इस गैदरिंग का अधिक महत्व है कि हम अनौपचारिक रूप से मिलते हैं, कोई औपचारिक बातें नहीं होती हैं, एक संवाद की प्रक्रिया चलती है और वो प्रक्रिया में जो बातें आती हैं वो एक
दूरगामी प्रभाव, जिसको कहते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से वो बातें आती हैं। अभी संसद में जब मेरा एक स्पीच था थैंक्स मोशन पर, तो जो विषय माननीय नंद कुमार जी से बात करके मैंने रखा, और नंद कुमार जी हमें चैन से बैठने नहीं देते हैं और बहुत प्यार से हम लोगों को रिगरस वर्क करवाते हैं। तो उसमें मैंने इस विषय को थोड़ा टच किया था, क्योंकि संसद में समय की सीमाएं होती हैं। तो कुछ बातें जो मैं यहाँ बोलूँगा वो मैं संसद में बोला, मैंने उस अवसर का लाभ उठाया कि इस बात पर बहस होनी चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो एक, जिसे मैं धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ और जिनकी मैं अभी मिलने की इच्छा रखता हूँ, रश्मि सामंत। सुश्री रश्मि सामंत वह महिला है, लड़की है, वो छात्रा है जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव जीता था। पहली भारतीय है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चुनाव जीता। यह तो एक छोटी सी बात है कि भारतीय है, चुनाव जीती, इसके पहले कोई नहीं जीता। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि रश्मि सामंत ने जो मुद्दा उठाया वह 40 के दशक के बाद से आज तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं, दुनिया के कम से कम एशिया के पूर्व उपनिवेश के देशों में नहीं उठा था। उस चुनाव में उनका मैनिफेस्टो का पहला मुद्दा था डीकोलोनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड। अब डीकोलोनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड में उन्होंने एक जो साहसपूर्ण मुद्दा उठाया, हम सब विश्वविद्यालय में रहे हैं, जब रोड्स स्कॉलरशिप मिलता था तो बहुत सम्मान लगता था, जिसको रोड्स स्कॉलर कहा जाता है। तो स्कॉलरशिप की अपनी एक धारा है, चाहे नाम जिसका भी हो, लेकिन पृष्ठभूमि बहुत इंपॉर्टेंट है। सामंत ने कहा कि रोड्स का जो स्टैच्यू लगा हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, उसको हटाया जाना चाहिए। रोड्स एक साम्राज्यवादी था, उपनिवेशवादी था। जैसे उसका एक कथन है कि अफ्रीका में भी हमें वही करना, डिस्पोटिज्म करना चाहिए जो भारत में है। जिस प्रकार से भारत में हम आक्रांता कर रहे हैं, और नेटिव्स हैव नो राइट फॉर फ्रेंचाइज। नेटिव्स को, जो स्थानीय लोग हैं उपनिवेशों को, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अब जिस व्यक्ति ने मानवीय स्वतंत्रता के न्यूनतम पक्ष पर आघात किया हो, उसकी मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई थी, 48 में, 1902 में। 1903 से ये स्कॉलरशिप शुरू हुआ। इस स्कॉलरशिप शुरू करने के पीछे जो मंशा थी, यूनाइटिंग द इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। अब सामंत ने जब इशू उठाया तो सामंत से जो फ्रिक्वेंटली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डिबेट में, स्टूडेंट्स के डिबेट में सवाल पूछा गया, व्हाई आर यू रेजिंग द क्वेश्चन ऑन डीकोलोनाइजेशन व्हेन इट यूनाइटेड द people in a globe and liberated billions of people, otherwise they would have remained in poverty. तो सामंत ने जवाब दिया कि विचार की जो स्वतंत्रता होती है वो भौतिक स्वतंत्रता से बड़ी होती है। तो इसलिए मैं कहा कि सामंत ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रांगण में, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऑक्सफोर्ड दुनिया में कैसे परिवर्तन लाया जाए, कैसे कोलोनाइजेशन के नए नए स्वरूप हुआ जाए, यह विश्वविद्यालय के प्रांगणों से होता है। जैसे आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक पीएचडी देखेंगे तो चित्पावन ब्राह्मण पे काम हो सकता है, क्यों नहीं होगा, होना चाहिए। लेकिन उस काम के पीछे जो एसेंस होता है, जो गाइड एसेंस देता है कि हाउ टू मेक ए डिस्टिंक्शन एंड क्रिएट ए रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड इंफीरियर। अब चित्पावन और देशस्थ के बीच में जो सामाजिक कटुता रही होगी या थोड़ी जो परंपरा की भिन्नता रही होगी, उसको इतना इंस्टीट्यूशनलाइज कर दो कि आने वाली, यानी नॉट ओनली द पास्ट एंड प्रेजेंट, द पोस्टेरिटी वुड फेस द स्ट्रगल इन गेटिंग यूनाइटेड। यह जो कनिंग स्कॉलरशिप है, धूर्ततापूर्ण जो ज्ञान की परंपरा है, वो पश्चिम थोपता है। इसी कारण से
इस्लाम के भारत में लंबे समय तक रहने के बावजूद भी विचारों का दमन हुआ, विचारों का प्रदूषण नहीं हुआ। दमन किया उन्होंने, प्रदूषण करने की क्षमता नहीं थी, चूंकि दे वर एक्सटर्नल एनिमी, दे केम एज एक्सटर्नल एनिमी, दे रिमेन एज एक्सटर्नल एनिमी। लेकिन पश्चिम के साथ एक बड़ी खतरनाक स्थिति है, दे आर नॉट द एक्सटर्नल एनिमी। एक शब्द होता है इंटीमेट एनिमी, जो आपके भीतर प्रवेश करता है, यानी मित्रतापूर्ण व्यवहार करता है, और मित्रतापूर्ण व्यवहार करने के बाद वह अपने हिडन एजेंडा के अनुसार आपको अपने रास्ते पर ले आता है। ऐसा करने पूरा तो कोई कर नहीं पाता है, तो वो पहले प्रदूषित करता है, पॉल्यूट करता है आपके विचार को, फिर डिकंस्ट्रक्ट करता है, फिर कंस्ट्रक्शन अपने आप होना शुरू होता है। तो मेकाले उसका उदाहरण है, हम बार बार उसको उद्धृत करते हैं, उसको उद्धृत करने की जरूरत नहीं है। इसलिए रश्मि सामंत के द्वारा 2020-21 में एक सवाल उठा, वह सवाल मुझे लगता है अब एक बौद्धिक आंदोलन में गति इसलिए पकड़ेगा कि रश्मि सामंत को छात्र संघ का चुनाव जीतने के बाद भी इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया गया, उनके पुराने कुछ सोशल मीडिया के ट्वीट्स को निकालकर। यदि यही बात किसी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में किसी विदेशी छात्रा या छात्र के जीतने पर उसके पुराने ट्वीट को निकालकर किया जाता तो पूरी दुनिया में उस पर एक कैंपेन चलता। मैं उनको कंडेम करने के लिए नहीं कह रहा हूं। जो हमारा समाज है, जो हमारा बौद्धिक स्थिति, हमारी बौद्धिक स्थिति है, उसकी अत्यंत ही कमजोर लचर स्थिति के कारण मैं ऐसा कह रहा हूं। ऐसा कहते समय मैं टॉल्स्टॉय का 2 पंक्ति उद्धृत करता हूं। टॉल्स्टॉय एक बड़े लेखक थे, तो टॉल्स्टॉय ने हम क्या करें, उनकी पुस्तक का जो हिंदी अनुवाद है, जिसका काका कार्लेकर ने प्रस्तावना लिखी है, बहुत अच्छी पुस्तक है। उसमें टॉल्स्टॉय ने कहा कि जब व्यक्ति मोटा ताजा हो जाता है, तो चूंकि अनुवाद है तो अनुवाद तो हिंदी में वो इसके अनुसार से हुआ होगा, तो व्यक्ति मोटा ताजा तो में बहुत फैल जाता है, धनाढ्य हो जाता है, और जब वह जीवन के विलासिता का पूरा उपभोग करने लगता है, तब वह न विचारक हो सकता है, न कलाकार हो सकता है। भारत की स्थिति कुछ ऐसी ही पिछले 300 सालों से है, और आज भी यही स्थिति है। हम मात्र कर्मकांड और अपने बुद्धिजीवी होने का प्रमाण पत्र, ये 2 चीजों पर के कारण, जो मैंने कहा वो प्रोपेगेंडा करते हम नहीं कर पाए, क्योंकि उनको प्रोपेगेंडा ताकत के पीछे ट्विटर और फेसबुक नहीं है। हजारों पुस्तकें हैं, हजारों लोगों का वह रिगरस इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन है, जिसके कारण उनकी एक बड़ी बौद्धिक परंपरा उन्होंने स्थापित की है। तो भारत की ज्ञान परंपरा के बारे में, उस ज्ञान परंपरा को उन्होंने तोड़ा नहीं, मिटाया नहीं। हम गलतफहमी में कि भारत की ज्ञान परंपरा कहीं उन्होंने नहीं तोड़ा। भारत की ज्ञान परंपरा का उपयोग उन्होंने सेल्फ क्रिटिसिज्म और सेल्फ रिन्यूअल के लिए किया। जो लोग सोशल साइंस के छात्र हैं या जो थोड़ी रुचि रखते हैं, या बाद में गूगल में देखे, 2 अभी रिसेंट थिंकर हैं, फूको और डेरेडा। उन्होंने भारत की परंपरा से चीजों को लिया, उसी चीज से अपने आप प्रस्तुत किया, उसको सोशल साइंस वेस्टर्न हेजेमनी के रूप में, मैंने पश्चिम का आधिपत्य बना रहे, उसके लिए उपयोग कर लिया। तो इसलिए मैंने दोनों की तुलना की कि हम दोनों के बीच में एक 2 बड़ी खाई है। खाई चरित्रगत है। शिक्षा और ज्ञान के बीच के अंतर को हम नहीं समझ पा रहे हैं, सभ्यता और राष्ट्र के बीच को हम नहीं समझ पा रहे हैं। ज्ञान की जो परंपरा होती है वो राष्ट्र से उसका कोई संबंध नहीं होता, उसका राष्ट्रीयता से कोई संबंध नहीं होता है, उसका विचारधारा से कोई संबंध नहीं होता है। ज्ञान की परंपरा का संबंध सभ्यता के विमर्श से होता है। इसलिए भारत में जो भी ज्ञान की परंपरा आई, वह सभ्यता के विमर्श के रूप में आई। अभी हम तमाम विमर्श को विचारधाराओं
या राष्ट्र के विमर्श के रूप में रखते हैं, इससे उसकी सीमाएं तय हो जाती। तो जिस पुस्तिका की चर्चा प्रियंका जी कर रही थी, उसका जो मैंने टाइटल लिया वो मेरा अपना टाइटल नहीं है। वास्तव में वह टाइटल 1931 में एक भाषण हुआ था कलकत्ता में, आशुतोष मेमोरियल लेक्चर। तो ये 1931 का लेक्चर है। इसी बात की जिक्र मैंने पार्लियामेंट में किया नई शिक्षा नीति के संदर्भ में कि 1931 का वर्ष देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि दो भाषण हुए। एक भाषण आशुतोष मेमोरियल लेक्चर बंगाल में होता है, जिसमें कृष्ण भट्टाचार्य भारत के बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने भाषण दिया। उसी में उन्होंने स्वराज इन आइडियाज कहा। उन्होंने एक बड़े बारीकी से उस भाषण में कहा कि राजनीतिक जो दास्ता होती है उसको देखा जा सकता है, क्योंकि फिजिकल होता है, वो आता है, टेरिटरी जमीन को अधिकार करता है, आपको सबऑर्डिनेट बनाता है, फिर आपकी आर्थिक दोहन शोषण करता है, आपका कोअर्सन करता है या कोऑप्शन करता है, वो दिखाई पड़ता है। उससे लड़ना आसान होता है क्योंकि इसमें बाइनरी क्रिएट होता है, मैं और तुम। लेकिन जो वैचारिक दास्ता होती है वह कैसे आती है? वो गुलामी के रूप में आती है। पहले जिस चीज को आपके मन में पहले इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाला जाता है, फिर एक प्रतिमान यानी मॉडल क्रिएट किया जाता है। तो पहला जनरेशन में जो प्रतिमान क्रिएट होता है, ये सारी बात उन्होंने कि मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप पढ़ेंगे तो शायद ये बातें नहीं मिलेंगी जो मैं प्रतिमान की बात कर रहा हूं। जो होता है तो पहला जनरेशन उसको उसकी निंदा करता है, दूसरा जनरेशन उसको अच्छा लगने लगता है, फिर उसको अपना लेता है। जिस मास्टर की, जिस भाषा की हम आलोचना करते थे, जिस मास्टर के जिस गणवेश की हम आलोचना करते थे, रीति रिवाज की आलोचना करते थे, सांस्कृतिक, पारिवारिक और सामाजिक स्तरों पर उनके व्यवहार से हम नफरत करते थे, हम निंदा करते थे, उन सब को धीरे धीरे हम अपना लेते हैं। तो वह स्लोली हमारे भीतर आ जाता है और हमें पता नहीं चलता है। और उसके आने के बाद हम उसका ही कार्बन कॉपी बनना चाहते हैं। यही मूल प्रश्न होता है। इसलिए सांस्कृतिक यानी वैचारिक दास्ता से मुक्ति मिलना बहुत ही कठिन है। तो उन्होंने कहा स्वराज इन आइडिया, यह कहते हुए उन्होंने कहा कि भाषा जो है, आज मैं भाषण दे रहा हूं भारत में, यदि मुझे बंगाली में बोलने कहा जाए, हिंदी तो बहुत दूर, तो मैं बंगाली में भी यह बात नहीं बोल सकता। अब देखिए, उन्होंने कहा मैं स्वयं उससे ग्रसित हो चुका हूं, अब मैं सोचने की स्थिति में नहीं हूं बंगला में और अंग्रेजी में। जब आप संविधान सभा की बहस, जब संविधान सभा शुरू हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी और भारतीय भाषाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि हम अंग्रेजी में ही डेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी में ही अधिकांश सदस्य अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं और विमर्श कर सकते हैं। तो यह स्वराज इन आइडियाज की जो बात उनके, उसी समय 1931 में महात्मा गांधी ने लंदन में एक स्पीच दिया। वह भी एक मेमोरियल लेक्चर था, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में, उसको चौथम हाउस स्पीच कहते हैं। उसमें उन्होंने कहा, व्हेन ब्रिटिशर्स केम इंडिया, they didn't take things as they were. What they did? They started scratching the soil and looking at the roots, and they left the roots like that, and the beautiful tree perished. जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो उन्होंने जड़ को ही उखाड़ना शुरू कर दिया, देखना शुरू किया इसकी जड़ में क्या, तो मिट्टी हटाना शुरू किया, फिर जड़ को देखा और उसको ऐसे ही छोड़ दिया, और फिर वो जड़ सूख गया और पेड़ सब एक ब्यूटीफुल ट्री। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के बारे में कहा। इसलिए ऐसा कहा था कि मैं एक उदाहरण देता हूं। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं, ये इंडियोलॉजिस्ट हैं या ओरिएंटलिस्ट हैं या भारत नेशनलिस्ट है, कोई ऐसी बात कहते जो हकीकत नहीं है। जो ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट है 1888-89 में,
सिर्फ मद्रास में, उसमें चेन्नई को मद्रास बोलते हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी में इंस्टीट्यूशंस की संख्या जिसमें प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन थे 10,583 था। टोटल अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स जिसमें मेल स्टूडेंट्स की संख्या 2,29,000 था, से अधिक था, और फीमेल स्टूडेंट्स की का प्रेजेंस 29,000 था। तो जिस बात को महात्मा गांधी ने रखा, तो महात्मा गांधी के बाकी बातों पर ब्रिटेन में छटपटाहट नहीं हुई, लेकिन इस भाषण पे बहुत ज्यादा छटपटाहट। क्योंकि उपनिवेशवाद जो आया, पहले आता है आर्थिक रूप से आया ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। पहले वो आर्थिक व्यापार करने हैं, फिर अर्थ से वो राजनीति पर पहुंचे, हमारे कोलकाता पर कब्जा किया, फिर नई दिल्ली, राजधानी में नई दिल्ली को कब्जा किया। राजनीति के बाद वो विचार के रूप में आए। दुर्भाग्य से हमारे स्वतंत्रता आंदोलन ने आर्थिक शोषण को देखा, राजनीतिक शोषण को देखा, और वैचारिक शोषण जो सबसे महत्वपूर्ण था वो हटता गया, वो ध्यान से अलग हुआ, डेलिबरेटली और नॉन डेलिबरेटली। तो महात्मा गांधी के उस लेक्चर के बाद, 31 के लेक्चर के बाद, 4 साल बाद, 4 साल की तैयारी के बाद 1935-36 में फिलिप हार्टोग ने, जो ढाका यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर होते थे, एक लेक्चर दिया, इंडियन एजुकेशन पास्ट एंड प्रेजेंट, जिसने महात्मा गांधी के सभी तथ्यों का खंडन किया। बहुत ही तथ्यात्मक रूप से उसने कोशिश की महात्मा गांधी तक। यह स्थिति हो गई कि महात्मा गांधी को बाध्य कर लेटर लिखा कि यू एपोलोजाइज, क्योंकि रॉन्ग फैक्ट्स के द्वारा ब्रिटिशर्स को पर इल्जाम लगा रहे हैं। फिर महात्मा गांधी ने उसका जवाब दिया कि यदि गलत होगा तो मैं माफी मांगूंगा। स्थिति यहां तक आ गई कि महात्मा गांधी को केटी शाह, जो बाद में संविधान सभा में थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, केटी शाह को सुपुर्द करना पड़ा कि इस जो बौद्धिक विमर्श है, तुम इसका मोर्चा संभालो। फिर केटी शाह और हार्टोग के बीच में एक लंबा कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ, जो भारतीय विद्वानों की नजर में अभी तक नहीं पड़ा। उसको आप पढ़ेंगे तो आपको अद्भुत लगेगा किस तरह से केटी शाह ने हार्टोग को जवाब दिया। हार्टोग ने भी विद्वतापूर्ण किस तरह से लड़ाई लड़ी। हार्टोग की चिंता यह नहीं थी कि महात्मा गांधी को गलत साबित करें। जैसे हमारे गांव में एक कहावत है कि बूढ़ा के मरने का डर नहीं है, यम के परखने का डर है। यदि कोई बूढ़ा मर जाता है घर में तो मरने दो, लेकिन डर है कि यमराज बार बार नाना शुरू कर दे, इसलिए हम उसको मरने से रोकते हैं। यमराज को बताते नहीं, देयर इज ए रेजिस्टेंस। तो ब्रिटिशर्स को इस बात का डर नहीं था कि गांधी ने क्या कहा। डर यह था कहीं स्वतंत्रता आंदोलन के डायमेंशन में वह डायमेंशन तो नहीं आ जाएगा। वहां आएगा तो उनका जो अल्टीमेट टारगेट है, उद्देश्य है, वो समाप्त हो जाएगा। तो वहां से लड़ाई चली और 31 लास्ट स्टेज था जब हमने विचारों की बात कही। अब 31 के बाद से जो स्वतंत्रता आंदोलन 47 तक आया, उसका मैं 2 उदाहरण देता हूं। देखिए कैसे हमने आर्थिक आजादी की लड़ाई के लिए दिया। जनरली हम दादा भाई नौरोजी को कहते हैं, ब्रेन ड्रेन और ड्रेन ऑफ वेल्थ के लिए उन्होंने कहा था। 1901 में उनकी पुस्तक आई। लेकिन हमारी जो बॉन्डेड विजन है उसका क्या, जो पश्चिम परोसता है उसको हम लिखते हैं स्वयं रिगरस। मैं कहा ना, हम एक नेशन के पर्सपेक्टिव में काम करते हैं, फिर आइडियोलॉजी के पर्सपेक्टिव में काम करते हैं, फिर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में काम करते हैं, फिर इंडिविजुअल करियर के पर्सपेक्टिव में काम। तो काम आते आते इतना कम होता है उसका हम पर ही प्रभाव नहीं पड़ता, तो हम दूसरे पर क्या डालें। अब उससे पहले दादा भाई नौरोजी से 60 साल पहले 1941 में भास्कर पांडुरंग ने बॉम्बे गजट में 8 चिट्ठियां लिखी थी। भास्कर पांडुरंग और दादा राव पांडुरंग 2 महाराष्ट्र के बड़े रिफॉर्मर और रिवॉल्यूशनरी थे। ये सब नाम इतिहास की किताबों में, पॉलिटिकल सोशल साइंस किताबों में रेयरली कहीं अब्बास स्वरूप कहीं किसी ने लिख दिया। ऐसे लगा कि जैसे वेस्टिज हो, खुरचन होता खुरचन है, जबकि दे आर द मेन स्ट्रीम। तो भास्कर पांडुरंग ने लिखा 8 लेटर। वो लेटर में उन्होंने एनोनिमस लेटर लिखा। एक अद्भुत परंपरा थी हमारे वैदिक परंपरा जिसमें नाम नहीं देने की। यह अकेला उदाहरण नहीं है।
उस 8 लेटर में उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ को एनालाइज किया। पहला लेटर 30 जुलाई 1841 को लिखा गया। इस तरह से एक-एक करके लेटर लिखते गए। तो उसी समय चिपळूणकर ने 1887 में अमाच्या देशाची स्थिति करके एक लेख लिखा, निबंधनाला नाम की जर्नल में। अब उसमें उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कही, कैसे विचारों पर हमारा जोर जबरदस्ती पड़ रहा है, लेकिन वो सब इरोड होता गया। तो उसके 2 बड़े कारण थे। पश्चिम उसी को एक्नॉलेज करता था, लेजिटिमाइज करता था, वैधानिकता देता था। जो राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता की तो बात करता था, लेकिन जो सांस्कृतिक स्वतंत्रता और वैचारिक स्वतंत्रता की बात करता था, पश्चिम उसको टार्गेट करता था, उसको इग्नोर करता था, कोर्स करता था, डिलेजिटिमाइज करता था और डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं होने देता था। जैसे हार्टोग ने गांधी को नहीं होने दिया, तिलक के जो कल्चरल नेशनलिज्म था उसको हिस्सा नहीं बनने दिया, और शीर्ष पर उन लोगों को महत्व दिया जाने लगा जो राजनीतिक लड़ाई को आगे करते रहे। तो एक पहला उदाहरण मैंने दिया। दूसरा उदाहरण, जब हमारा आंदोलन चलता रहा, उसी बीच में एक अकेला गांधी एक डेयरिंग नेशनलिस्ट था जो बार बार गांधी विचार को सामने रखते थे। जब भी गांधी ने विचार को सामने रखा तो गांधी को भारी अपमान का सामना करना, जेल जाना छोटी बात थी, अपमान बड़ी बात होती। उसका एक उदाहरण मैं देता। जब नमक सत्याग्रह किए, नमक सत्याग्रह के बाद जब गांधी जेल से बाहर आए तो उन्हें एक बड़ा भाषण दिया। उस भाषण में फिर उन्होंने आइडिया की बात की कि साम्राज्यवाद जो है वो अपने आप में विचारों का और देश की अस्मिता का दमन करता है। तो वो वायसराय ने उनको दिल्ली में बुलाया। दिल्ली में जब मिलने गए तो अपने साथ कोई फूल लेकर नहीं गए, कोई पौधा लेकर नहीं गए, कोई किताब लेकर नहीं गए, एक चुटकी नमक लेकर गए। जिस नमक को लेकर सत्याग्रह हुआ था वही नमक वायसराय के हाथ में दिया। अगला दिन हेडलाइन बना तो गांधी के नमक के पीछे देश की अस्मिता की लड़ाई थी, जो नेहरू और जो बाकी वेस्टर्न स्कॉलर्स थे उसको ग्रहण नहीं कर पाए थे। घटनाएं तर्क नहीं होती, उसे गांधी के साथ जो लोग थे वो घटनाओं के रूप में देखते थे, गांधी घटना को तर्क के रूप में देखता था। दुर्भाग्य हुआ कि आजादी की लड़ाई में घटनाएं हावी रहीं, तर्क फिसलता गया, जिसके कारण घटनाएं घटती थी तो सुर्खियां बनती थी, फिर घटनाओं का इंपैक्ट खत्म होता था, सुर्खियां समाप्त हो जाती थी। तो जब गांधी का ने यह अपमान किया और घटना की बात कही तो गांधी शिमला गए उसी जुलाई में, उसी साल। जब शिमला गए तो गांधी को कहा गया कि तुम जीप भेजने की जगह 6 मील है शिमला स्टेशन से जहां वायसराय रहते थे, बारिश हो रही थी, कहा बग्घी से आओ, जिस बग्घी को ले चलने वाला आदमी खींचता था। गांधी रिफ्यूज्ड। गांधी पैदल गए, फिर लौटते वक्त भी उसे नहीं दिया, गांधी पैदल आए। तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की एक बड़ी रणनीति होती थी कि जब तर्क आने लगता था तो ऐसा कोर्सन करो कि तर्क खत्म हो जाए और घटनाएं सामने आ जाए। अब गांधी का पैदल जाना, गांधी का अपमान होना, वायसराय को विड्रॉ करना, ये सारी घटनाएं सुर्खियां बनती थी। तो इसके पीछे एक ब्रिटिश माइंडसेट काम करता था। वह माइंडसेट जिसे मैकाले और मैकाले से पहले जो लंबा डिस्कोर्स हुआ, कैसे भारत को हम लंबे समय तक अपनी दास्ता के अंदर कत रखें, उसके पीछे उनकी एक सोची समझी साजिश होती थी। उसी क्रम में आप देखें, तिलक ने जेल के भीतर, जेल से 3 महत्वपूर्ण काम आए। तिलक का गीता भाष्य है, गीता रहस्य। विनोबा ने जो जेल में गीता पे प्रवचन दिया वो छपा। गांधी ने जो गीता पर प्रवचन दिया वो गांधी ने तो स्वयं ने लिखा, उनको बाद में किया गया। इन तीनों काम को ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बनने दिया। दुर्भाग्य से जो स्वतंत्रता आंदोलन के शीर्ष पर सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े नेता थे, इन नेताओं का एकमात्र आग्रह था कि साम्राज्यवाद को राष्ट्रीय दृष्टि से देखना। गांधी और नेहरू, गांधी और पटेल, गांधी और बोस, और उधर डॉक्टर हेडगेवार जो कि बहुत एक संघ को शुरू किया,
गांधी और हेडगेवार की समानता वहीं एक बड़ी समानता मैक्रो लेवल पर आती है। सूक्ष्म रूप में बहुत अंतर है, लेकिन स्थूल रूप में दोनों में बड़ी समानता है। गांधी ने साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई को सभ्यताई परिप्रेक्ष्य में देखा। ये दो सभ्यता की लड़ाई। यदि उस परिप्रेक्ष्य को इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे बढ़ाती तो संभवतः विचार का पक्ष आगे रखता, राजनीति दूसरे नंबर पर होता है, अर्थ का पक्ष तीसरे नंबर पर होता है। लेकिन ये रिवर्स ही नहीं हुआ, विचार का पक्ष सीधे उससे बाहर। तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आंदोलन को चलाने की कोशिश हुई। उसके कारण क्या हुआ कि लड़ाई में हमें 3 बातें कांग्रेस के सामने थी। अब जो पश्चिम से जो डिस्कोर्स के जो शब्दावली आते थे, जो डाइवर्सिटीज का, टॉलरेंस का, लिबरलिज्म का डिस्कोर्स आता था कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या होता है, कांग्रेस उसको स्वयं नहीं रख पाई। मैं एक उदाहरण देता हूं। 1885 में कांग्रेस बनी। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी क्रिश्चियन थे। एक विवाद है कि वो उनकी पत्नी क्रिश्चियन थी, वो नहीं थे क्रिश्चियन, वो विवाद है, लेकिन मूलतः उनका वो ईसाई थे। दूसरा अध्यक्ष, धर्म इसलिए महत्वपूर्ण है, उसके निष्कर्ष में एक लाइन बोलूंगा। दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, पारसी थे। तीसरा बदरुद्दीन तैयबी थे। चौथा जॉर्ज यूले था, यूरोपियन। पांचवा वेडनबर्न था, यूरोपियन। और छठा फिर एक पारसी थे। तो 2 पारसी, 1 ईसाई, 1 मुस्लिम, 2 यूरोपियन। हम जो रश्मि सामंत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही अपने स्पीच में वहां पर कि हम डाइवर्सिटीज के एक्सपीरियंस से ही ग्रूम होते हैं। सो डोंट टीच अस डाइवर्सिटीज। Diversities are being internalized by our children right from the beginning. Contestation is internalized by our children right from the beginning. तो ये जो डाइवर्सिटीज था, नो हिंदू क्लेम्ड दैट कि हम ये कांग्रेस तो मेजोरिटी हिंदू का है और 6 अध्यक्ष में कोई हमारा अध्यक्ष नहीं बना। कांग्रेस तो उसमें एक राष्ट्रीय संस्था थी। तो दिस काइंड ऑफ डाइवर्सिटी, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, जो भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इंडिया इज ए क्लासिकल होम ऑफ डेमोक्रेसी, उस वक्त वो कहते हैं कि जब डिस्कोर्स आप करते हैं तो डिस्कोर्स के साथ आपको एम्पिरिकल फैक्ट्स और एक नैरेटिव होना चाहिए। जैसे विजित संदेश क्या है? भगवान बुद्ध के पास आए, भगवान बुद्ध के पास मगध के राजा ने अपने दूत को भेजा कि हम वैशाली लिच्छवी पर आक्रमण करना चाहते हैं। भगवान बुद्ध की क्या राय है? इस पर भगवान बुद्ध ने सीधा जवाब देने की जगह उन्होंने अपने आत्मीय शिष्य आनंद से कहा, आनंद, जिस राज्य में सभा और समितियों में की लगातार बैठकें होती हैं, फ्री और फ्रैंक डिस्कशन होता है, कंट्रोल डिस्कशन नहीं कि आपको राजा को देखकर बोलना पड़ेगा, आपको मंत्री को देखकर बोलना पड़ेगा, जिससे फ्री और फ्रैंक डिस्कशन होता है, उस राज्य को दुनिया की कोई ताकत ध्वस्त नहीं कर सकती। ये उन्होंने आनंद से कहा। वो दूत बैठा, वो वापस गया, उसने मगध के राजा अजातशत्रु से कहा और उसने युद्ध नहीं किया। तो भारत की जो विरासत की जो रिसोर्सेज थी, कल्चरल इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज थी, that could not become the part of our narrative against the colonialism. लेकिन इसके विपरीत अफ्रीका में स्थिति दूसरी रही। हम अपने आप को बहुत ज्यादा कॉन्शियस बनाते हैं, लेकिन हमने कॉन्शियसली कंप्रोमाइज किया। अफ्रीका का एक सिद्धांत है, जैसे हमारा कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, एक पैराडाइम हमारा है। तो अफ्रीका के सिद्धांत को दर्शन है, उसको उबंतु बोलते हैं। मैं हूं क्योंकि तुम हो, तुम हो क्योंकि मैं हूं। आई एम बिकॉज यू आर बिकॉज आई। यानी हम दोनों का एग्जिस्टेंस रिलेटिव टर्म्स में, एब्सोल्यूट नहीं है। आप मिट जाएंगे तो मेरे अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है। तो नगुगुई नाम के एक बड़े थिंकर थे, जिस उस पुस्तक में मैंने चर्चा की। नगुगुई ने 1977 में उनका पेटल्स ऑफ ब्लड नाम के एक उपन्यास छपा, अंग्रेजी के बहुत विद्वान थे, अंग्रेजी में अच्छा लेख लिखते थे।
77 में उन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं अंग्रेजी में नहीं लिखूंगा। ऐसा क्यों किया अचानक? तो जो चिंतक होता है उसके मन में हमेशा स्ट्रगल चलता रहता है। जैसे आप किसी चिंतक को खिलखिलाकर हंसते हुए नहीं देखेंगे, और उसको जो रिंकल्स बहुत आते हैं, यदि रिंकल्स नहीं है, समझिए चिंतक नहीं है वो। तो वो इसका अर्थ चिंतक बनने की प्रक्रिया में है या नहीं है। तो नगुगी ने नगुगी ने लिखा कि मेरे मन में एक संघर्ष चल रहा था। जब मैं छोटा था तो स्कूल जाता था, तो स्वाभाविक है, जब साम्राज्यवाद वहां था तो कॉन्वेंट स्कूल थे, तो अपनी भाषा में बोले, हम अपने घरों में अपनी भाषा में बात करते थे, हमारी दादी माँ कहानियां सुनाती थी रात को, हम खेलते थे अपनी भाषाओं में ही सब चीज का उपयोग करते थे। लेकिन स्कूल में कहा गया कि अंग्रेजी बोलो। अंग्रेजी बोलने के बाद जब हम जो ब्रेक होता था, ब्रेक बोलते थे हम लोग गांव में, टिफिन बोलते थे। टिफिन इससे बोलते थे, उसमें हम लोग खाना खाते थे टिफिन खोलकर। तो कहा जो ब्रेक होता था, टिफिन होता था, उसमें हम अपनी भाषा में बात करते थे। अब अंग्रेज शिक्षकों को समस्या थी कि अपनी भाषा में क्यों बोल रहा है, तो उन्होंने एक रास्ता ढूंढा। वो रोक नहीं पाते थे, जब ऐसे आते थे हम अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते थे। तो उन्होंने एक तरीका ढूंढा, तरीका टिपिकल वेस्टर्न जीनोलॉजी से उन्होंने तरीका निकाला। उन्होंने कहा जो बच्चा रिपोर्ट करेगा कि यह अपनी भाषा में बात कर रहा था, उसको बिना एग्जामिनेशन का प्रमोट कर दिया जाएगा, और जो पकड़ा जाएगा उसको एक पीतल का लगा दिया जाएगा नेम, उसमें आई में डंकी, होल डे लगा रहे। तो नगुई ने जो कहा, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, कि भाषा जो है सिर्फ कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं होता है। भाषा सभ्यता, संस्कृति, संस्कार को प्रवाहित करती है। उस छिपे रूप में वो आता है, उसके फ्रेज में, उसके मुहावरों में, उसकी कहानियों में। कहा जब हम खेलते थे और दादी माँ जब हमको स्टोरी सुनाती थी, उन दोनों में हमको कलेक्टिविज्म, कोऑपरेशन, राक्षसी ताकत का दमन, ये सिखाया जाता था, कहानी में भी और खेलों में भी। इसके विपरीत जो हमें स्कूल में हमें सिखाया गया, डिसेप्शन, ट्रिचरी, धोखा दो, कलेक्टिविज्म से अलग हो, इंडिविजुअलिज्म को इंपॉर्टेंस दो, सेल्फिश। कहा ये दो संस्कृतियां हैं। तो नगुगी ने लिखना बंद किया और फिर अपनी भाषा में लिखने लगे। आज अफ्रीका के अनेक देशों में रोड्स का जो बड़े बड़े तस्वीर, चूंकि रोड्स वास्तव में वहीं जन्म लिया था, रोड्स के स्टैच्यू को हटा दिया गया, कहीं उसके गर्दन हटा दिए गए, कहीं उसकी पूरी स्टैच्यू को हटा दिया गया। तो अफ्रीका ने ज्यादा डिकोलोनाइजेशन के, जो व्हाइट सुपरमेसिस्ट जो कहते हैं, वो जो श्वेत लोगों का कलर का इंपॉर्टेंस नहीं है, वो बाध्यतापूर्ण हमसे कंप्रोमाइज कर रहे हैं। उसका एक मैं उदाहरण बताता हूँ। जब देश आजाद हुआ, तो आजादी के आंदोलन में जब हमने इन बातों को छोड़ दिया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के नाम पर उन्होंने हमारे साथ एक बड़ा गेम किया। दैट वाज द मोस्ट डेंजरस गेम विद द इंडियन नेशनलिज्म। समय समय पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करते रहे। तो वो ऐसा करते थे कि लर्निंग थ्रू रिफॉर्म, सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू रिफॉर्म, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस थ्रू रिफॉर्म, यानी हमारी पूरी बौद्धिकता बांध दिया रिफॉर्म के दायरे में। हम हर 10 साल में वेट करते थे, कोई कमीशन बनेगा, रिफॉर्म करेगा, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम मांग देंगे। तो पिटीशन और प्रेयर का जो सिद्धांत था, उसको वास्तव में जिंदा रखा। जो स्ट्रगल का सिद्धांत है, जैसे भगत सिंह की चिट्ठियां पढ़ें, उसमें कल्चर की बात की जाती है, आइडिया की बात की जाती है, उसकी प्रेग्नेंट आइडिया जिसमें है। आप चंद्रशेखर आजाद के कथन को पढ़िए, आप सभी क्रांतिकारी कथन को, वो रूटेड है हमारी अपनी संस्कृति में। जो वेस्टर्न स्कॉलर्स आए, कैम्ब्रिज से पढ़ के, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के, जो कॉस्मोपॉलिटन व्यू, ये कॉस्मोपॉलिटन व्यू कुछ भी नहीं होता है। एक गांव में जिंदगी भर रहकर, उस गांव से बाहर नहीं निकलकर आपका कॉस्मोपॉलिटन व्यू हो सकता है, और पूरी दुनिया घूमकर भी आप एक नैरो व्यू के हो सकते हैं। तो कंक्रीट के जंगल देखकर और विभिन्न बोलियों को सुनकर कोई कॉस्मोपॉलिटन नहीं बनता है। कॉस्मोपॉलिटनिज्म मस्तिष्क की समृद्धि से होता है, भौतिक समृद्धि से नहीं होता। तो उस वक्त जो ये सब प्रक्रिया चली, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के नाम पर, कभी डायरेक्टी आया, कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, हम उसमें उलझ गए। उस दौरान क्या हुआ, समय कम है, मैं 2-3 बातें कहूंगा उसमें क्या हुआ।
अभी सेंसस आने वाला है, अब हम बराबरी करेंगे दोनों सेंसस का। अब तक हमारे 7 सेंसस हुए हैं और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान 8 सेंसस हुए। 1872 में सेंसस शुरू हुआ। भारत की बौद्धिकता के, जिसमें मैं भी शामिल हूं, किस हे और निम्न स्तर पर है इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। और अभी अगले 50 साल में हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हम पश्चिम को कंटेस्ट करने की भी स्थिति में होंगे। फॉल्स नैरेटिव, फॉल्स इमेजिनेशन और फॉल्स होप लेकर समाज जो चलता है वो धोखा खाता है। अभी वी आर कैरियरिस्ट, मैनिपुलेटर्स ऑफ आइडिया, यूजिंग आइडिया फॉर कैरियर, नथिंग मोर नथिंग। पूरे हिंदुस्तान में आप टॉर्च लेके घूम जाए, 10 लोग नहीं मिलेंगे जो ओरिजिनल आइडिया पे काम कर रहे हैं, जो कोलोनाइजेशन की पूरी प्रवृत्ति पे काम कर रहे हैं। उसमें मैं जो घटना बता रहा हूं कि वह जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करते करते जब आए तो एक समय ऐसा आया कि भारत के लोग सिर्फ यह डिमांड करते थे कि हमारे कोर्ट और काउंसिल में हमारे कितनी स्पेस मिले। तो सेंसस उधर चल रहा था। 1872 में पहला सेंसस हुआ, तो पहले सेंसस को आप छोड़ दीजिए, बहुत रॉ सेंसस था। 1881 में 1891, 1901, 1911, 1921, 1931, 1941 सेंसस को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि उस वक्त आजादी का आंदोलन बहुत तेज हो चुका था। तो 6 सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 6 सेंसस को भारत के स्कॉलर ने नहीं पढ़ा, डाटा लिए है। वो सेंसस जो था बहुत इंपॉर्टेंट है। वह दिखाता है कि हमारी ज्ञान परंपरा जितनी भी समृद्ध रही हो, पिछले 400 साल में पश्चिम ने सोशल साइंस में बड़ा एक साम्राज्य क्रिएट किया। हमें भी उसी तरह से उनसे लड़ना होगा जैसे उन्होंने हमसे इंटीमेट एनिमी बनकर लड़े। हमें भी इंटीमेट एनिमी बनकर ही उनका मुकाबला कर, बाइनरी से हम हार जाएंगे, क्योंकि वो 400 साल आगे चल रहे हैं। फॉल्स बात करने से और सिर्फ नारेबाजी करने से, पॉलिमिकल बातें करने से विजय नहीं होता है। रिगरस वर्क, पेशेंस के साथ वर्क, नेशनलिस्टिक टर्म में वर्क नहीं, सिविलाइजेशनल टर्म में जब वर्क करें, नेशनलिस्टिक टर्म में वर्क करेंगे तो हमको टाइम बाउंड होगा, सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में करेंगे तो पैराडाइम शिफ्ट की बात होगी। तो उसमें क्या हुआ, उसने एक बात कही, जैसे ट्राइबल, हम यूज बड़े धरले से करते ट्राइबल, ट्राइबल की अपनी आइडेंटिटी ट्राइबल करते हैं। उसके पहले वो करते थे एनिमिस्ट। ट्राइब्स जो है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, उनको एनिमिस्ट बोलते थे। 1872 से लेकर 1881, 1891, 1901, 1911 में उनका डिस्कशन हुआ कि एनिमिस्ट करने से उनका पर्पस पूरा नहीं हो रहा है। जिनको वो क्रिश्चियनिटी में लाना चाहते हैं, चूंकि एनिमिस्ट का जो गुण बताते हैं बहुत सा गुण क्रिश्चियंस में भी पाया जाता है, तो बहुत मुश्किल होगा, ये सारा चीज हम पर आ जाएगा। तो उन्होंने फिर पूरा उन्होंने एक ईमानदारी क्या दिखाई, जो बहस किया वो सेंसस की रिपोर्ट में डाला है। उनकी क्या राय, हर प्रोविंशियल सेंसस कमिश्नर अपनी बात रखता था, बड़ी लंबी लंबी बहस है। फिर एक सुप्रीम जो नेशनल कमिश्नर होता था वह भी लिखता था। तो जितने स्टेट के और प्रोविंसेस के रिपोर्ट या इंडियन स्टेट्स के रिपोर्ट आते थे, सब में हिंदू का मतलब क्या है, शिया सुन्नी का मतलब क्या है, क्रिश्चियनिटी कैसे बढ़ रही है, उस सब रिपोर्ट में होता था। उसी में होता था कि हाउ टू कैप्चर द इंडियन माइंड। तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, ट्राइब शब्द का यूज करो, इट वुड बी इजियर टू कन्वर्ट देम। तो फिर 1921 से एनिमिस्ट हटा के ट्राइब शब्द आया और हमने उस ट्राइब शब्द को अपना लिया। दैट इज ए डेरोगेटरी कंटेम्पचुअस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। एक बड़े सेक्शन ऑफ लोग जो अपनी परंपराओं में समृद्धि के साथ जी रहे थे, उनके साथ भौतिक सामान्य नहीं था। मैं झारखंड में नेतरहाट स्कूल पढ़ता था, हम जंगलों में जाते थे, तो हमारी बहन और माँ हाफ नेकेड चलती थी। उनकी अपनी परंपरा थी। ये उनकी एक ऐसी परंपरा थी जिसमें यंग लड़के लड़कियों को एक ही जगह सेलिब्रेसी का एक रेजिलियंस डेवलप करने के लिए सुलाया जाता था मुंडा में। तो उनकी अपनी परंपरा है। मैं कैसे दावा क्लेम कर दूं और उनको डिक्लेम कर दूं कि तुम्हारी संस्कृति कमजोर है, मेरी संस्कृति, हु इज हु, ऐसा क्लेम कभी करने वाले लोग सुपरमिस्ट होते हैं। तो अब उस परंपरा उसको ट्राई करके कंटेम्पचुअस करके उनको डेरोगेटरी टर्म में बिहेव करना शुरू। यह एक उदाहरण है कैसे ब्रिटिश ने किया। उसी तरह से एक और मैं घटना का जिक्र, 1911 में एक गेट सर्कुलर जारी किया। वो गेट सर्कुलर क्या था, उसमें 11 क्वेश्चन जारी किया। 11 क्वेश्चन में उसने लिखा कि जो जो इस क्वेश्चन में भरेंगे वो हिंदू होंगे, जो नहीं भरेंगे सो
दलितों के लिए क्वेश्चन था, बेसिकली मास कन्वर्जन का प्रयास था। कुआं में पानी पीते हैं कि नहीं, साथ बैठते हैं कि नहीं, फ्यूनरल स्थान कॉमन है कि नहीं, 11 कुछ उस गेट्स। अब देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के पैरेलल में एक चिंतकों का एक बड़ा वर्ग था जिसको मैं न्यू एज थिंकर्स कहता हूं। मैंने अपनी एक हु इज हिंदू पुस्तक में मैंने उसको न्यू एज थिंकर्स कहा है। उसमें 1909 में कर्नल यूएन मुखर्जी ने, जो आर्मी से थे, डॉक्टर थे, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके दामाद थे, उन्होंने उनके द्वारा एक बंगाली अखबार निकलता, उसमें 31 आर्टिकल्स लिखा। उस 31 आर्टिकल्स को डाइंग रेस करके एक पुस्तिका छपी। कितना पावरफुल पुस्तिका थी, या कितना वो उसको उसका एक लाइन मार्क्सिस्ट यूज करते हैं। वो उन्होंने कहा, एट द एंड ऑफ द ईयर दे काउंट द गेन्स, वी काउंट द लॉस। उन्हें साल के अंत में क्रिश्चियन ये मुस्लिम ये कहते हैं कितना बढ़े, और साल के अंत में हिंदू हम काउंट करते हैं हम कितना घटे। ये एक अलग लाइन है, लेकिन उन्होंने हिंदू समाज के और समाज में वैचारिक इनइक्वलिटी इतनी बड़ी अच्छी बातें कही, बहुत छोटी। उस पुस्तिका का इतना असर हुआ स्वामी श्रद्धानंद पर। श्रद्धानंद से मिलना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि कोट पैंट और टाई में थे। श्रद्धानंद तो थोड़ा ट्रेडिशनल थे, वो बार बार आना चाहते। उन्होंने एक पुस्तिका भेज दी, श्रद्धानंद पढ़े, तो श्रद्धानंद ने उसका 13 साल तक उस पुस्तिका को पढ़कर कांग्रेस की राजनीति सलाह होकर रिसर्च कर किताब लिखी, हिंदू संगठन सेवियर ऑफ डाइंग रेस। तो ये एक अलग बात है। मैं कहा कि जो पैरेलल आंदोलन चला था, उसी तरह जैसे मैंने कहा कि एक भास्कर पांडुरंग ने लेटर लिखा, 8 लेटर। उसी तरह से पंजाब में लाला लालचंद ने पंजाबी नामक अखबार में 1909 में करीब 21 लेटर्स लिखे। वो भी एनोनिमस लेटर, हर लेटर डिस्कशन क्रिएट करता था। उसमें वही बात होती थी कि कैसे वैचारिक रूप से ब्रिटिश हम पर हमला कर रहा है, लेकिन कांग्रेस में उसको कोई स्थान नहीं मिला। हर लेटर पंजाब में 1 हफ्ता तक डिस्कशन करता था, फिर एक लेटर आता। बाद में पता चला इसके लिखने वाले लाला लालचंद है। तो जो पैरेलल वैचारिक था उसको डीलेजिटिमाइज किया गया है, कॉमनल डीलेजिटिमाइज किया गया उसको, नैरो उसको डीलेजिटिमाइज किया गया कि नॉन मॉडर्निस्ट करके, डीलेजिटिमाइज करके उसको स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र में नहीं आने दिया। केंद्र की तो बात दूर रहा है, उसके डिस्कोर्स का हिस्सा तक नहीं बनने दिया। इसके कारण हम उस स्थान तक पहुंचे कि जब हम आजादी मिली, मैं अंत कर रहा हूं, तो कॉमनवेल्थ बन रहा था। पहले सदन में आप जब राज्यसभा का पहला डिस्कशन देखेंगे तो राज्यसभा में तो जनसंघ पार्टी नहीं थी उस वक्त, लेकिन पी सुंदरैया जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के थे और आंध्र प्रदेश से थे, और कई कांग्रेस के लोगों ने कॉमनवेल्थ में कांग्रेस के हिंदुस्तान के रहने का विरोध किया। इस बार मैंने राज्यसभा में इसकी चर्चा की थी कि जनसंघ सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट में आम सहमति थी। जब कॉमनवेल्थ बना, उसका इतिहास तो पुराना है। कॉमनवेल्थ में था क्वीन इज द हेड। वो क्वीन कौन है? नॉन डेमोक्रेटिक होने के साथ साथ सी इज हेड ऑफ दी, वो तो हाउस, वो इंग्लैंड की तो हेड है ही, वो चर्च ऑफ इंग्लैंड की भी हेड है। वो चर्च ऑफ इंग्लैंड से 26 लोगों को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में नॉमिनेट करती है। इतना नहीं, वह क्वीन कस्टोडियन ऑफ रिलीजन मानी जाती है। तो क्वीन सेंट्रिक कॉमनवेल्थ था। तो जवाहरलाल नेहरू ने भिक्षावृत्ति की, मेंडिकेंसी की, बोला हम रिपब्लिक होने वाले हैं तो हमारे लोग, मैं नहीं, हमारे लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो बड़े सटल हुए में उस कॉमनवेल्थ में कह दिया गया क्वीन विल बी द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ। पहले था उसके प्रति एलिजियंस होना, अब क्वीन को हेड बना दिया गया कॉमनवेल्थ का। बाद में फिर परिवर्तन आया। तो कॉमनवेल्थ में जाना, कल्मिनेट करना, जब माउंटबेटन को हम वाइसराय बना रहे थे, गांधी ने उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी उस भाषण में कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, वहां के आम लोगों का जो इनकम था उसमें 90 टाइम्स का डिफरेंस था, और भारत के वाइसराय और आम लोगों का जो औसत इनकम था उसमें 5000 टाइम्स का अंतर था। तो मैं गांधी जी के भाषण को पढ़कर मुझे लगा शायद गांधी जी ऐसे पॉलिमिकली बोल गए। फिर मैंने बहुत मेहनत करके दोनों का सैलरी निकाला, वहाँ के प्रधानमंत्री का, वहाँ का औसत इनकम का, भारत के लोगों का औसत इनकम, और मैंने कहा गांधी जी ने एग्जैक्टली सेम कहा, देयर वर डिफरेंस ऑफ 5000 टाइम्स। सिर्फ सैलरी का पर्स जोड़ दे तो वो और कई 1000 टाइम्स हो जाता है। तो वह जो विचार छूटता गया,
तो आजादी के आंदोलन में ऐसा लगा कि लिबरेशन ऑफ ज्योग्राफी, लिबरेशन ऑफ रेड फोर्ट इज द लिबरेशन ऑफ इंडिया। तो आज जो हमारे सामने चुनौती है, उस आजादी के आंदोलन में जो चीज हमारे मिसिंग था, और वो मिसिंग होने के कारण जो आज हम उसी को इमिटेट करने लगे, आज जो हमारे सामने चुनौती है वो दो ही चुनौती है। पहला, डीकोलोनाइजेशन ऑफ इमेजिनेशन। पहले आप अपनी कल्पनाओं का उपनिवेश विमुक्तिकरण करें। जब तक हमारी इमेजिनेशन में, ड्रीम्स का डीकोलोनाइजेशन नहीं करेंगे, पहले हम ड्रीम देखते हैं, फिर हम एक्शन में आते हैं, चाहे 10% या 100%। तो ड्रीम का डीकोलोनाइजेशन करना, इमेजिनेशन का डीकोलोनाइजेशन करना। दूसरा, भारत को राष्ट्र के रूप में तो हम देखना हमारी बाध्यता है, चूंकि मॉडर्न डिस्कोर्स पूरा नेशन बेस्ड डिस्कोर्स है, लेकिन हमारा उद्देश्य होना चाहिए इस डिस्कोर्स को सिविलाइजेशनल डिस्कोर्स में कन्वर्ट करना। जब आप सिविलाइजेशनल डिस्कोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो टाइम और ज्योग्राफी को हम ट्रांसेंड कर जाते हैं, और फिर हम टाइम बाउंड वर्क नहीं करते। हम जो काम करते हैं वो एक सिलसिले में काम करते हैं, और हमारी न्यूनता का एक बड़ा कारण है, जो भारतीय सभ्यता की न्यूनता का बड़ा कारण है, और पश्चिम की न्यूनता का कारण नहीं है, जिसमें पश्चिम की मैं सुपरियरिटी स्वीकार करता हूँ। एक चीज, उनकी सभी छल कपट षड्यंत्र के बावजूद, जो हमें सीखना चाहिए। वेस्ट क्रिएट्स इंस्टीट्यूशन, चाहे ग्रीक सिविलाइजेशन ले लें, रोमन सिविलाइजेशन ले लें, चाहे अभी का अमेरिका ले लें। ट्रंपवाद के बावजूद भी, मैं व्यक्तिगत रूप से ट्रंप को बहुत हानिकारक मानता था, ट्रंपवाद के बावजूद भी अमेरिका इससे टिका रहा कि इंस्टीट्यूशंस वर्क करता है। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इंस्टीट्यूशन में दखल नहीं कर रहा, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। इंग्लैंड में लेबर और लिबरल और कंजर्वेटिव पार्टी में लगातार उस समय से परिवर्तन होता रहा है, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को इंटरफेयर नहीं कर पाए। They don't have the capacity to intervene who will be the professor, who will guide that, what will the university do that। गलत करे सही करे वो करता था। हमने क्या किया, अभी से नहीं, चाणक्य के काल से यदि देखें, हमने इंडिविजुअल सेंट्रिक बौद्धिकता को आगे बढ़ाया, और इंडिविजुअल सेंट्रिक बौद्धिकता के बाद जो एक इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करना था, चाणक्य वाज द ग्रेटेस्ट थिंकर अभी जो हमारे आंख के सामने। लेकिन चाणक्य का दो स्टूडेंट कौन था हमें मालूम नहीं, लेकिन सोक्रेटिस का स्टूडेंट प्लेटो था, प्लेटो का स्टूडेंट एरिस्टोटल था, और एरिस्टोटोलियन ट्रेडिशन अभी तक वहां जिंदा है। न्यू एरिस्टोटोलियनिज्म आ गया, वो चेंज करते रहते हैं। उन्हें उस सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी को, नेशन होते हुए भी, कंटिनेंट होते हुए भी, वो इस बात के लिए कॉन्शियस हैं कि सिविलाइजेशनल, सभ्यताई आकांक्षा, सभ्यताई चेतना, सभ्यताई सपना और सभ्यताई कदम, यही चीज उनको जिंदा रखे हुए। इसीलिए ब्रेक्सिट का डिबेट चल रहा है, यूरोप में अलग अलग देश होते हुए भी उनको एक यूनिटी है, क्योंकि सभ्यताई चेतना को उन्होंने मरने नहीं दिया। हमने क्या किया कि इंडिविजुअल्स के आधार पर बौद्धिकता इंडिविजुअल ही होती है, इंडिविजुअल वो रिगर इंडिविजुअल हो रहा है, लेकिन इंडिविजुअल अपने तक ही समाप्त हो जाता है। हमने इंस्टीट्यूशंस नहीं क्रिएट किया। इसलिए हम जब देखते हैं कि हिंदुस्तान में जब सत्ता परिवर्तन होता है, राज्यों में, पंचायत में, और पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सत्ता परिवर्तन होते हुए गांव के प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक प्रभावित हो जाते हैं, एक मिनट में प्रभावित हो जाते हैं। चाहे मैं प्रभावित करूं, चाहे सीताराम येचुरी प्रभावित करें, चाहे माननीय नंद कुमार जी प्रभावित करें, चाहे ओबीसी प्रभावित करें, प्रभावित होगा। ऐसा क्यों है, ये बड़ा सवाल है। तो क्रिएटिंग द इंस्टीट्यूशंस और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की दो तीन चीज हम करें तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। राष्ट्रीय आंदोलन को पश्चिम के चश्मे से नहीं देखें, राष्ट्रीय आंदोलन को व्यक्तियों के चश्मे से नहीं देखें। पश्चिम का चश्मा तो हम समझ रहे हैं, व्यक्ति के चश्मा का एक उदाहरण देकर मैं समाप्त करता हूं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस who was elected as the Congress president second time, defeating Pattabi Sitaramaiah, backed by Mahatma Gandhi, whosoever may be. Mahatma Gandhi was a great thinker, and without him, we cannot have discourse with West now. He is the only figure who is a bridge between the Western thought and Indian thought. No other person. बाकी लोग या तो डिलेजिटिमाइज हो गए या नैरो सेल में उनको ठेल दिया गया, वो स्वयं चले गए। अभी गांधी डिस्कोर्स कर रहा है, हिज वर्क
हिंद स्वराज थे फर्स्ट क्रिटिक ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो वो क्या हुआ कि जो पश्चिम का डिस्कोर्स, ये सुभाष चंद्र बोस को ही वॉज कंपेल्ड टू रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस प्रेसिडेंसी। कोई भी इतिहास की पुस्तक में जानने का हमको हक है। 3 बात हमको बताना है कि व्हाट वाज द मैनिफेस्टो ऑफ सुभाष चंद्र बोस, व्हाट वाज द मैनिफेस्टो ऑफ पट्टाभी सीतारमैया, व्हाट वाज द वोटिंग पैटर्न ऑफ द कांग्रेस प्रोविंशियल कमिटीज, किस राज्य में किसको ज्यादा वोट आया किसको कम आया, व्हाट वाज द रीजन फॉर रेजिग्नेशन, एंड लास्टली आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द रीजनल इंडियन लैंग्वेज प्रेस एंड इंग्लिश प्रेस। ये और तीसरा कारण जो मैं बताया, 2 कारण तो बताए इंडियन, तीसरा भारत की जो समृद्ध बौद्धिकता है उसको समाज का उसका उपेक्षा से, वो अंतिम कोटेशन मैं उसे सब समाप्त करता हूँ। आप 15 सितंबर 1932 का स्टेट्समैन का एक एडिटोरियल पढ़िए, इन ग्रेटिट्यूड। ये एडिटोरियल स्टेट्समैन ने बिपिन चंद्र पाल, हम सब नाम सुनेंगे, हम लोग बचपन में सब किताबें पढ़ते हैं, लाल बाल पाल, तो उसमें बिपिन चंद्र सोल ऑफ इंडिया लिखा। यहां भी पश्चिम की थोड़ी ईमानदारी मैं कभी देखता हूं। बिपिन चंद्र पाल का जब डेथ हुआ तो स्टेट्समैन ने एडिटोरियल लिखा। क्या एडिटोरियल लिखा? साधारणतः एडिटोरियल में कंडेम करना चाहिए। लिखा कि ऑल द न्यूज़पेपर्स who are showing sympathy and shedding tears for सुभाष चंद्र बोस, उनको एक मैसेज दिया। वे तब कहां थे जब बिपिन चंद्र पाल के पास 2 जून रोटी के साधन नहीं थे। Knowing the fact that he was anti-British and he was fighting against the European domination in India, despite the paper owned and edited by Europeans, we have given column in our newspapers. और अंत में लिखता है, there are several letters in our file which show that no alternative means was available to the ablest pen of India. इस योग्यतम कलम के पास, व्यक्ति के पास कोई दूसरा समानांतर साधन उपलब्ध नहीं था। तो एक तो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट नहीं हुआ। जो इंडिविजुअल, जब बिपिन चंद्र पाल मर गए तो उनके लिए बड़े बड़े मेमोरियल बनाना, मेमोरियल लेक्चर करना, उनके घर को बड़े इसमें कन्वर्ट कर देना, इसके लिए बड़े एफर्ट्स होते हैं, अभी भी हो रहे हैं। तो ये जो 3 खामियां हमें हैं, वो 3 खामियां वही खामियां हैं जो 1931 से 47 तक रहा। जो चौथम हाउस लेक्चर से लेकर कॉमनवेल्थ बनने तक था, और कॉमनवेल्थ बनने से लेकर आज जब हम 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, तो हम उन चीजों में ना उलझें जो चीज हमें सिविलाइजेशन डिस्कोर्स की ओर नहीं ले जाता है। हम वहां जाएं जो डेमोक्रेसी, रिपब्लिकनिज्म, सिविलाइजेशन, कल्चर, इन 4 बातों को वर्ल्ड पैराडाइम में स्थापित करें। हमारी लड़ाई यहाँ के लोगों से नहीं है, यहाँ के लोगों को तो हम जीत लेंगे। जैसे ही हम 4 बड़े यूनिवर्सल वर्च्यूज को एस्टेब्लिश कर देंगे, दुनिया आपके पास आ जाएगा। तो बड़े होल जब बनाएंगे, जैसे न्यूटन के लेबोरेटरी में, वो न्यूटन तो बिजी था, आइंस्टाइन बहुत बिजी थे, तो उनके पास 2 पिल्ला था, एक बड़ा एक छोटा। तो उन्हें बुलाया, उस वक्त तो ऑटोमेटिक गेट तो था नहीं, तो जो कारपेंटर होता है उसको बुलाया, कहता मेक 2 होल्स, एक बड़े के लिए एक छोटे के लिए। तो चिंता में पड़ गया, कहा इतना बड़ा साइंटिस्ट है, मैं इसको क्या बोलूं। बोला सर व्हाई 2 होल्स ओनली 1 होल? कहता बिगर, तो कहा जो बड़ा पिल्ला वो तो इससे आ जाएगा, छोटा कैसे आएगा? हाउ विल इट कम? मेक फॉर हिम। तो बेचारा 2 बना दिया। बाद में वो रियलाइज किया, लेकिन वो जो छोटा वाला पिल्ला था वो छोटे से आने की जगह बड़े से आने लगा। उसको बुलाया, कहता है इसको तुमने क्यों बनाया? वो भूल गया था मैंने कहा था। तो यह जो है, जब आप बड़ा होल बना देंगे तो सारी छोटी छोटी बातें सिविलाइजेशन डिस्कोर्स का हिस्सा बन जाएगा। वही आवश्यकता है, लेकिन कितना मैं करूंगा, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, उस पर निर्भर करता है। और कैसे मैं इंस्टीट्यूशन बनाऊं, कैसे मैं लार्जर व्यू दूं, या मैं पेडागोगी जो है ना, हिंदुस्तान की बड़ी खासियत है। जहां जाइए लोग ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, डायग्नोज कर देंगे, होना चाहिए करके निकल जाएंगे। करेगा कौन, ये कोई नहीं आता। तो वो आवश्यकता है। और ये अनौपचारिक बैठक थी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, जो मुझे ध्यान में था मैं बोल दिया। और देखिए, एक बात, छोटी सी बात करके मैं कह रहा, एक घटना सुनाता हूँ, तब भी मैं समाप्त करूंगा।
हमारे यहाँ सरदार पटेल हुए, उनको हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारा सिविलाइजेशन ट्रेट है। कोई कहता है आरएसएस ने कर लिया, हमारा सिविलाइजेशन ट्रेट है। उसने एक बड़ा काम किया। पश्चिम में बिस्मार्क था, कहते हैं इंडियन बिस्मार्क, उसके साथ क्या हुआ मालूम है? वो 30 जुलाई 1898 को डेथ हुआ। जब डेथ हुआ तो वो तो पानी की जगह कुछ और पीते हैं, तो लास्ट लिया, उनके लिए अमृत तो ही है, जैसे हम लोग गंगा जल देते हैं तो वो तो शराब से अमृत लेते हैं। उन्होंने कहा फॉरवर्ड, आगे बढ़। लेकिन उस आदमी के साथ क्या हुआ? उसका कोई स्टेट फ्यूनरल नहीं हुआ, और उसके जो जहां उसका दफनाएगा वहां लिखा हुआ है, ही वॉज ए लॉयल टू विल्हम, केजर विल्हम वन, नॉट टू। तो पश्चिम जो है बहुत ही नैरो सेल में है। इसे विवेकानंद का सिर्फ 2 शब्द जो हमको लगता है, हमें लगता है ये सब विवेकानंद जी ने क्या कह दिया कि विवेकानंद बन गए, मैं तो 100 बार जाके बोल दूंगा, फिर भी उन्होंने सिर्फ कहा भाइयों भाइयों और बहनों, इतना ही तो बोला था। ताली तो इसी पे बजी थी ना, बाकी बात तो बाद में हुई, लोग खड़े हो गए। यानी वो पश्चिम जो है वो पूरी तरह से विचारों में भी कंक्रीट का जंगल है, व्यवहार में भी कंक्रीट का जंगल है। जैसे ही हम भारतीयता के आधार पर एक बड़ा सेल क्रिएट करेंगे, वैसे ही पश्चिम आपके हवाले आ जाएगा, उसी से वो डरता है, उसी डरने के कारण आपको हमेशा बाइनरी में रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद।